नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने पहले भी जो है ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट की थी और क्लासें ली थी। बीच में कोई मिस्टेक होने की वजह से क्लास नहीं हो पाई हमारी। तो आज से हम जो है बच्चों एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई लहर के साथ, एक नई सोच के साथ जो है बच्चों एक नई शुरुआत करेंगे। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। कोरोना की लहर बहुत तेजी से जो है चल रही है। आप सभी अपना ख्याल रखें और घर पर बैठे बैठे सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि आप बाहर जाओगे तो जो है हमारे कोरोना बहुत जो है बढ़ रहा है, जिसकी कोविड जो है बहुत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप बीमार हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास एक अच्छा चांस है कि आप घर बैठे पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, आप सेल्फ जो है पढ़ सकते हो और बीमारी से भी बच सकते हो। तो बच्चों, हमने पहले भी ज्योग्राफी की क्लासें ली थी और वह भी हम अब रेगुलर करेंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बच्चों, आज जो है हम बच्चों हिंदी व्याकरण जो है बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ हमारी ज्योग्राफी की क्लासें भी होगी तथा हिंदी व्याकरण की क्लास भी जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। हिंदी व्याकरण की जो क्लास है बच्चों, वह आज हम उसकी वर्णमाला से यानी कि शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्णमाला या फिर हिंदी व्याकरण, जो इसका शुरुआती टॉपिक है वर्णमाला, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो बच्चों, हिंदी की जो व्याकरण है, हिंदी जो व्याकरण है बच्चों, उसमें हम पहला जो या उसकी नींव जिसे बोल सकते हैं, हिंदी व्याकरण की नींव जिसे बोलते हैं वर्णमाला। आपने अगर वर्णमाला का भी ज्ञान नहीं है बच्चों, तो आपकी हिंदी व्याकरण कुछ नहीं है, आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है। अगर आपको हिंदी वर्णमाला जो है हिंदी की, उसका भी ज्ञान नहीं है, तो आपने हिंदी व्याकरण के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ रखा। तो आज हम हिंदी की जो व्याकरण है उसकी वर्णमाला के ऊपर बात करते हैं बच्चों। वर्णमाला। तो बच्चों, वर्णमाला का जो आशय है बच्चों, वह है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। या फिर वर्णों का जो क्रम होता है बच्चों, जो व्यवस्थित क्रम होता है, एक क्रम में लिखे हुए होते हैं, जो उनका जो वर्ण का जो क्रम होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। यानी कि अब हम वर्णमाला की परिभाषा देखी जाए तो क्या लिख सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। तो बच्चों, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों, वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों, में थोड़ी सी आपको टॉपिक से हट के बात कर रहा हूं कि वर्णमाला में हम वर्ण पढ़ने से पहले एक बात आपको मैं बता देता हूं कि जो हमारा वर्ण होता है, वर्ण एक होता है शब्द। तो बच्चों, जो वर्ण है वह भाषा शरीर की लघुत्तम इकाई है। भाषा शरीर की लघुत्तम इकाई है। जैसे कि अ हो गया हमारा, क लिख दिया हमने, कुछ भी लिख दिया, ये क्या है? वर्ण। तो ये क्या है बच्चों? भाषा शरीर की लघुत्तम इकाई है। परंतु बच्चों, जो हमारे वर्ण होते हैं वह लघुत्तम इकाई तो है, लेकिन ये कोई अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाते। जैसे क लिख दिया या अ लिख दिया, तो ये कोई अर्थ स्पष्ट जो है नहीं कर पाते हैं। तो हमें बच्चों इनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसकी इनको शब्द में जो है रूपांतरित करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो बच्चों, ये क और अ लिखने से कोई हमारा अर्थ नहीं निकल रहा है, तो हमारे अर्थ के आधार पर, अर्थ के स्तर पर, अर्थ के स्तर पर, तो बच्चों जो हमारा शब्द था वो शब्द क्या है कि अर्थ के स्तर पर सबसे भाषा की जो है लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द। अर्थ के स्तर पर लघुत्तम इकाई। तो बच्चों, आपको पूछ लिया जाए एग्जाम में
कि अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो आप वर्ण ना लिखकर शब्द लिखोगे कि शब्द जो है अर्थ के स्तर पर लघुत्तम इकाई। वर्ण भी है लेकिन ये कोई अर्थ स्पष्ट जो है बच्चों नहीं कर पाता है, यानी कि क लिख देने से कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसके स्थान पर अगर हम शब्द लिख दें वर्णों को जोड़कर, जैसे कमल लिख दिया, तो इससे हमें स्पष्ट हो सकता है, अर्थ स्पष्ट हो सकता है बच्चों कि यह कोई फूल हो सकता है या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है। तो बच्चों जो भाषा की अर्थ के स्तर पर लघुत्तम इकाई है वह है शब्द। और आपको ऐसे अगर पूछ ले कि भाषा की जो है लघुत्तम इकाई जो है वो है वर्ण, तो बच्चों ये और वर्ण और शब्द के बीच की जो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी वह आप हमने देख लिया। इसके बाद ये कमल लिख देने से भी बच्चों हमारा कोई मतलब मंतव्य प्रकट नहीं होता कि ये कोई फूल भी हो सकता है या फिर कोई इंसान का नाम भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। तो बच्चों इसका कोई मंतव्य प्रकट नहीं होता, ये लघुत्तम इकाई तो है अर्थ के स्तर पर इसका कोई मंतव्य प्रकट बच्चों नहीं होता। तो इसको हम इसके बाद हम किस में जाएंगे, वाक्य में। तो वाक्य जो है बच्चों ये अर्थ की स्तर पर लघुत्तम इकाई, इसका मंतव्य प्रकट अर्थ निकलता है, मंतव्य प्रकट नहीं होता। इसका जो पूरा यानी मंतव्य जो अर्थ निकले यानी कि मंतव्य प्रकट होता है, या फिर हमारी जो लाइन है वो पूरी किस में हो जाएगी, वाक्य में। कमल खिलता है, यानी कि ये यहाँ पर हमें पता चल रहा है ये किसकी बात हो रही है, फूल की बात हो रही है। जो हमारा कमल जो फूल है उसकी बात हो रही है कि कमल खिलता है। तो ये हमारा हो गया बच्चों छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है। अब हम हमारे टॉपिक पर बात करते हैं कि हमारा जो टॉपिक था बच्चों वर्णमाला। हमने वर्णमाला को देखा, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों की व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। अब हम बात करते हैं वर्ण के ऊपर कि वर्ण किसे कहते हैं। अगर हम वर्णमाला की बात कर रहे हैं तो वर्ण का ही नहीं पता तो वर्णमाला हम कैसे पढ़ेंगे। तो बच्चों हम बात करने वाले हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो बच्चों वर्ण का आशय, वर्ण का आशय उस लघुत्तम उच्चरित इकाई से है जिसका और लघुत्तर विभाजन नहीं किया जा सकता, और लघुत्तर विभाजन नहीं किया जा सकता। तो बच्चों वर्ण किसे कहेंगे, आपको अगर कौन सी भी एग्जाम हो आपको अगर पूछ लिया जाए कि वर्ण किसे कहते हैं, तो बच्चों वर्ण का आशय उस लघुत्तम उच्चरित इकाई से जिसका और लघुत्तर विभाजन नहीं किया जा सकता। यानी कि जो वर्ण होता है उसका और विभाजन, उसको और छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। कोई वर्ण है, जो वर्ण है वह वही रहेगा, उससे ज्यादा और छोटा कोई लघुत्तर उसका विभाजन नहीं होगा, यानी कि उसको और टुकड़ों में हम नहीं विभाजित कर सकते हैं। तो बच्चों वर्ण की परिभाषा मैंने आपको बताई दी, वर्ण का आशय उस लघुत्तम उच्चरित इकाई से है जिसका और लघुत्तर विभाजन नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम बात करें बच्चों, तो आपको ये तो समझ में आ ही गया हो कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण इसको कहते हैं तो इनके जो समूह होता है, इनका जो क्रम होता है उन्हें क्या कहेंगे, वर्णमाला। यानी कि जो वर्णों की माला होती है, कतार होती है, उसको क्या बोलेंगे, वर्णमाला। तो हमारी वर्णमाला। अब हम बात करते हैं वर्णों के भेद के ऊपर, हम थोड़ी वर्णों के भेद के ऊपर, इनके भी क्या भेद होते हैं उनके बात करते हैं। वर्णों के भेद। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि वर्णों के जो भेद होते हैं बच्चों उनमें क्या क्या आता है। तो वर्णों के भेद में बच्चों आता है, मैं आपको ब्रैकेट में लिखवा देता हूँ। पहला जो आ जाएगा बच्चों हमारा, पहला आ जाएगा स्वर। वर्णों में पहले स्वर आएगा, फिर बच्चों हमारा आ जाएगा व्यंजन, लिख देते हैं। फिर आपकी आज्ञा हो तो हम अनुस्वार लिख देते हैं।
उसके बाद हम विसर्ग लिख देते हैं। तो बच्चों जो हमारे वर्ण है उसके अंदर ये है, हमने जो आपके सामने लिखी हुई है ये 4 चीजें सम्मिलित होगी। स्वर आएंगे, व्यंजन आएंगे, अनुस्वार होगा और विसर्ग होगा। अब हम इनको आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपको वर्णों के भेद पर बात आए तो मूल रूप से ये 4 चीजें जो हैं हमारे प्रयुक्त होती है। कोई ऐसा भी बोलते हैं कि व्यंजन स्वर ही होती हैं, लेकिन बच्चों ये भी इसके जो है पार्ट है। तो हमारी ये 4 चीजें इसमें वर्णों के भेद में हम लिख सकते हैं। ये मैंने थोड़ा छोटा बना लिया है। तो बच्चों इसमें क्या लिख सकते हैं, भेद में हम 4 लिख देते हैं। वर्ण के 4 भेद, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग। अब हम एक एक के ऊपर बात कर लेते हैं कि स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, अनुस्वार कौन से होते हैं और विसर्ग कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों स्वर के ऊपर कि स्वर कौन कौन से हैं। स्वर, पहले मैं आपको इनमें कौन कौन से आते हैं, क्या क्या है वह बता देता हूँ, फिर हम इनको स्वर को लेंगे, फिर व्यंजन को लेंगे, एक एक को लेंगे, ऐसे डीपली पढ़ेंगे और मतलब गहराई में जाएंगे। पहले मैं आपको सामान्य सी जानकारी दे देता हूँ इनके बारे में, फिर हम जो है बच्चों स्वर व्यंजन एक एक को लेकर हम इनके पार्ट पढ़ेंगे, डीपली में जाएंगे, इनकी परिभाषा वगैरह सब पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं स्वर के ऊपर बच्चों। तो बच्चों हिंदी में जो है बच्चों, हिंदी वर्णमाला के अंदर कुल स्वर बच्चों 11 माना गया है। कितने बच्चों? 11। इनकी परिभाषा मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम इनकी सामान्य सी जो जानकारी कौन कौन से स्वर व्यंजन विसर्ग और अनुस्वार होते हैं वो देख लेते हैं। तो बच्चों 11 स्वर कौन कौन से हैं वो हैं बच्चों, हमने बचपन से ही आज तक बहुत पढ़ते आए हैं, लेकिन अब हम बड़े हो गए इसलिए इनको भूल चुके हैं। तो अब हम इनको फिर से याद कर लेते हैं, थोड़ा दोहरा लेता हूं मैं ताकि हमें याद आ जाए। ये हमें बचपन में बहुत पढ़े थे बच्चों, बहुत रटा लगा इनका। सॉरी, ये जो बच्चों हमारे हैं 11 स्वर जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये हमारे हिंदी वर्णमाला के अंदर 11 स्वर जो हैं बच्चों आते हैं। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ओ, ए, आई, ओ, औ। तो बच्चों ये 11 जो स्वर हैं ये बच्चों हमारे हिंदी वर्णमाला के अंदर माने गए। अब आप ये बोलो कि सर हमें तो 11 कहाँ 13 पढ़ाए गए, स्वर तो 13 होते हैं। तो बच्चों जो 2 मैंने छोड़े हैं ये वाले अं और अह, ये हमें बचपन में पढ़े थे स्वर के रूप में, लेकिन अब इनको स्वर नहीं माना गया। हिंदी वर्णमाला में केवल 11 स्वर ही माने गए हैं। तो ये बच्चों क्या है, इनको एक अलग नाम दिया गया है। इनका नाम दिया गया है बच्चों अयोगवाह ध्वनि। अयोगवाह ध्वनि। ये अयोगवाह ध्वनि का अर्थ होता है बच्चों, यानी कि ये जो दोनों स्वर ये हैं वर्ण हैं, ये अ के योग से बने हैं। इनको बच्चों स्वर इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि इनका उच्चारण करते वक्त जो है अलग ही मतलब अ के योग से बने अलग ही ध्वनि निकलती है। इनमें दोनों मिश्रित लगता है, यानी कि जैसे अ और ह तो दोनों मिश्रित हो गए स्वर व्यंजन, तो इनको अलग कर दिया गया, इनको नया नाम दिया गया। उसका अर्थ होता है, उसको जो नाम दिया वो है बच्चों अयोगवाह ध्वनि। यानी कि ये जो इनमें ये जो ध्वनि है ये अ वर्ण के योग से बनी है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनको जो है हटा दिया गया और हमारे स्वर कितने हो गए? 11। अब कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि यहाँ इसके स्थान पर हमारा री होता है। तो बच्चों री जो है बच्चों वो संस्कृत में लगता है, हिंदी वर्णमाला के अंदर ये इसको हटा दिया गया है। तथा कुछ विद्वान मानते भी हैं कि हिंदी वर्णमाला के अंदर भी है जो हमारे संस्कृत से जो तत्सम शब्द आए हुए हैं, जैसे ऋषि हैं, ऐसे शब्दों में यह प्रयुक्त होता है। जो हमारे हिंदी के अंदर ग्रहण किए गए उनके अंदर यह प्रयुक्त होता है। लेकिन हम शुद्ध हिंदी पढ़ें
तो हमारे री को जो इसमें हम नहीं मानेंगे और इसके स्थान पर इसको मानेंगे। आप ये भी मान सकते हो क्योंकि ये विवादित हिस्सा है एक, ये भी आप इसको मान सकते हो। अब हम बात करते हैं बच्चों, ये हमारे पास स्वर। अब हम व्यंजन के ऊपर बात करते हैं। व्यंजन, व्यंजन में बच्चों में आपको अलग अलग डिवाइड करके बताऊंगा। पहले मैं पहला जो ले लेता हूँ पॉइंट ले लेता हूँ संस्कृत व्यंजन, यानी कि जो संस्कृत के जो व्यंजन है, संस्कृत व्यंजन। संस्कृत व्यंजन के अंदर बच्चों हम ले लेते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, उसके बाद त वर्ग, उसके बाद हम ले लेते हैं प वर्ग, प, फ, ब, ब, ब। इसके बाद हम ले लेते हैं य, र, ल, व। य, र, ल के बाद हम ले लेते हैं बच्चों श, श, क, ख। ये हमारे हो गए बच्चों 33 व्यंजन, यानी कि हमारे जो संस्कृत के व्यंजन है वह 33 है। हमारे 33 व्यंजन तो बच्चों संस्कृत के जो हो गए। अब हम बात करते हैं व्यंजन, जो नए व्यंजन है, व्यंजन के अंदर नए व्यंजन, नए व्यंजन वो कौन कौन से बच्चों? 33 तो हमारे कौन से हो गए जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिए हैं, उसको मैंने थोड़ा रफ कर दिया है क्योंकि यहाँ पर जो है खाली नहीं था जगह। अब हमारे 33 व्यंजन जो है बच्चों संस्कृत के हो गए। अब हमारे नए जो व्यंजन है, सेकंड जो पॉइंट है नए व्यंजन, उसमें है बच्चों पहला पॉइंट डाल देते हैं हम ए, ड और ढ, ये बिंदी वाले बच्चों, ये हमारे नए व्यंजन है। उसके बाद हम दूसरा इसका पॉइंट है बच्चों, वह है न, म, र, ड के महाप्राण, यानी कि बच्चों नमर जो व्यंजन है, यानी कि जो वर्ण है न, म, र, ल, ये बच्चों अल्पप्राण व्यंजन है। इसके इनके जो है बच्चों हिंदी व्याकरण के अंदर महाप्राण जो रूप है वह भी विकसित हुए हैं, तो उनको नए व्यंजन की संज्ञा दी गई है। महाप्राण, इनके महाप्राण रूप जो है बच्चों वह है नह, मह, रह और लह। इनके जो बच्चों महाप्राण रूप, जो हमारे महाप्राण जिनके रूप हैं वह है बच्चों मह, र, ल, न, मह, र और लह। इनके महाप्राण रूप जो है बच्चों ये 4 विकसित हुए हैं। ये हो गए बच्चों 4, और ये हो गए, और 2 ये हो गए बच्चों, ये हो गए 6। तो हमारे नए व्यंजन कितने हो गए बच्चों? 6। 33 ये हो गए, 6 हो गए। अब हमारे इसका व्यंजन का जो तीसरा पॉइंट लेते हैं, इनके और भी व्यंजन है व्यंजन के अंदर, तो वो है बच्चों ग्रहित व्यंजन, यानी कि जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, ग्रहित व्यंजन, यानी कि दूसरी भाषाओं से ग्रहित किए गए हैं, लिए गए, उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो बच्चों उनमें पहला पॉइंट ले लेते हैं हम ए,
अरबी व फारसी से ग्रहित व्यंजन, यानी कि जो अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं, ग्रहित किए गए हैं, ग्रहित व्यंजन वो है बच्चों हमारे 3 व्यंजन। वो 3 व्यंजन कौन कौन से हैं बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला है क, दूसरा ख बिंदी वाला, नीचे डॉट लगेगा, और तीसरा ग, इसके नीचे भी डॉट लगेगा। तो बच्चों ये हो गए हमारे अरबी और फारसी से कितने व्यंजन लिए गए हैं, 3 व्यंजन, ओनली फॉर 3 व्यंजन के जो अरबी फारसी से लिए गए हैं। इसके बाद हम बात करें, इसका दूसरा पॉइंट है हमारा अरबी फारसी व अंग्रेजी से, यानी कि जो इंग्लिश है उससे भी लिए गए हैं। तो इन तीनों से जो शब्द लिए गए हैं वह है बच्चों हमारा 2 व्यंजन, जो बच्चों ज और दूसरा है फ। 2 व्यंजन जो है बच्चों इनसे अरबी फारसी तथा इंग्लिश से लिए गए हैं ज। जैसे हम प्लीज लिखते हैं बच्चों, प्लीज, तो इसमें ये वाला ज आएगा। जैसे हम फाइल लिखते हैं, फाइल, तो हमारा ये वाला फ जो है आएगा। तो हमारी कितने हो गए बच्चों, 3 और 2 5। तो हमारे ग्रहित व्यंजन कितने हो गए, 5। अब स्वर तो हमारे 11 थे, मैंने आपको पहले पढ़ा दिए, पहले लिखवा दिए। वह थे हमारे 11 स्वर, कितने थे, 11 तो हमारे स्वर थे। स्वर कितने थे, 11। अब हम व्यंजन की बात करें कि व्यंजन कितने थे, तो व्यंजन थे बच्चों 33। तो हमारे संस्कृत व्यंजन जो मैंने आपको लिखवा दिए थे। और हमारे अगले जो दूसरे नए व्यंजन जो है बच्चों 6 व्यंजन है, ड ढ नंबर अल के मापराण उसके 4 रूप है, वो हो गए हमारे 6। 33 और 6 बच्चों कितने हो जाएंगे, 39। तो बच्चों हम पहले अलग अलग से लिख लेते हैं, 33 प्लस 6 33 प्लस 6। इसके बाद हम ले लेते हैं बच्चों ग्रहित व्यंजन, जो है हमारे कितने हैं, 5। तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे बच्चों 33 प्लस 6 39, इसके बाद प्लस 5, तो ये हो जाएंगे बच्चों 44। यानी कि हमारे हिंदी वर्णमाला के अंदर कितने व्यंजन होते हैं, कुल व्यंजनों की बात की जाए तो 44 व्यंजन हमारे हिंदी वर्णमाला के अंदर होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं बच्चों, कुल हमारे हिंदी वर्णमाला के अंदर व्यंजन जो है कितने, 44 होते हैं। और स्वर जो है कुल बच्चों वह 11 होते हैं, यानी कि 11 होते हैं। इसके बाद मैंने आपको 2 रूप और लिखा थे वेदों के अंदर, विसर्ग और अनुस्वार। तो अब हम बात करते हैं अनुस्वार और विसर्ग के ऊपर। तो बच्चों जो अनुस्वार है वह वह है बच्चों श श ह या य र ल व से पहले आने वाला नासिक के वर्ग, जिसको हम इसके द्वारा दर्शाते हैं। ये होता है बच्चों 1। इसके कितनी कुल कितने होते हैं, 1 होता है। इसके बाद हम विसर्ग की बात करें तो विसर्ग बच्चों ये होता है हमारा विसर्ग, इसकी ये भी जिसकी संख्या होती है बच्चों 1 होती है। तो बच्चों हमारे अनुस्वार हो गया 1, विसर्ग हो गया 1। तो बच्चों हमारे कुल कितने हो गए हैं, 2। तो 1 हमारा 2 हमारे ये हो गए, हमारे 11 स्वर लिख देते हैं हम। कुल अगर कुल वर्ण की बात आए, कुल वर्ण कितने होते हैं, 11 स्वर और 44 व्यंजन। कितने हो गए बच्चों, 11 और 45, 11 और 44, 11 और 44 हो गए बच्चों 55
प्लस एक अनुस्वार और प्लस एक विसर्ग, कितने हो गए 57। तो बच्चों आप अगर बोलो कि हम सर ये 57 कैसे होते थे बच्चों, ऐसे होते हैं। इसमें नए नए जो व्यंजन थे, नए व्यंजन जो लिए गए हैं उनको शामिल किया गया है, ग्रहित जो व्यंजन दूसरी भाषाओं से लिए उनको भी शामिल किया गया है, इसके बाद हमारे 57 होते हैं। तो हिंदी जो वर्णमाला या हिंदी जो व्याकरण है उसके अंदर बच्चों कुल जो है हमारे वर्ण कितने होते हैं 57, यानी कि 57 वर्ण जो हमारे इसके अंदर होते हैं। अब आपको कोई सी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में कितने कुल कितने वर्ण होते हैं, तो बच्चों 57 वर्ण होते हैं। अब जो हम बात है बच्चों कौन सी करेंगे, डीपली वाली यानी कि गहराई वाली। अब हम स्वर को लेंगे, स्वर को गहराई से पढ़ेंगे, इसके बाद हम व्यंजन को लेंगे और व्यंजन को गहराई से पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे हम पढ़ेंगे। तो आज हमने इसकी मैंने आपको जो है छोटी सी जानकारी दी थी, ऐसे ही मैंने आपको नॉर्मल बताया था कि हमारे स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं, व्यंजन कुल 44 होते हैं और एक अनुस्वार और एक विसर्ग होता है। तो हमारे को टोटल 57 हो गए हैं और मैंने आपको वर्णमाला किसे कहते हैं ये छोटी सी जो है जानकारी दी थी। तो बच्चों कल हमें स्वर जो है बच्चों स्वर को हम डीपली पढ़ेंगे, कितने भेद होते हैं, किसे कहते हैं वगैरह वगैरह सब कुछ कल हम स्वर को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, आपका स्वागत है और आप सदैव पढ़ते रहें।